आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये कहानी शक से शुरू होता है। एक फ़िल्म बनाने वाला प्रोड्यूसर जब अपने ही पत्नी पे शक करने लगता है और उसके बाद एक खौफनाक कांड को अंजाम देता है और बहुत बेरहमी तरीके से अपनी पत्नी का कत्ल करता है और 1 महीने तक पुलिस से बचता रहता है। लेकिन एक गलती वो कर देता है और एक गलती की वजह से वो पकड़ा जाता है। तो सोच सकते हैं, फ़िल्मों में हमें वही दिखाया जाता है जो रियल लाइफ़ में होते हैं। जब खुद फ़िल्म बनाने वाला ऐसा कर सकता है, तो अब और क्या बताएँ। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे और सोचने और समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये कहानी चेन्नई से शुरू होता है। बात 21 जनवरी 2019 की रहता है, जो चेन्नई का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड होता है, जहाँ पे कचरा सब चीज़ लाकर फेंका जाता है पूरे चेन्नई का। वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है, तभी उसकी नज़र जो कचरा रखा रहता है, सबसे ज़्यादा कूड़ा-वूड़ा रहता है, उसी में जाता है एक पॉलीथीन में। जब वो पॉलीथीन के पास जाके देखता है, तो उसकी होश उड़ जाते हैं, वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, तुरंत गेट पे भागता है। सिक्योरिटी वाले लोग, कुछ लोग रहते हैं, उन लोग को बुला के लेके आता है और दिखाता है। जब उस पूरे पॉलीथीन को खोला जाता है, तो उसके हाथ अंदर से एक हाथ और उँगलियाँ निकल के आती है। अब तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है, मौके पे पुलिस पहुँचती है, उस पॉलीथीन को, जो लाश मिला रहता है, उसको कब्जे में लेती है। देखने से लग जाता है कि ये किसी महिला का हाथ रहता है। उसके बाद फिर दूसरे दिन पुलिस को दूसरे जगह से, एक पुलिस थाना से एक जगह फ़ोन आता है कि यहाँ पे एक अय्यर नदी रहता है, उस नदी के आजू-बाजू में फिर से एक पॉलीथीन मिला है और वहाँ से भी एक हाथ-पैर मिला रहता है। और ऐसे करके चेन्नई के कई इलाकों से लाश के टुकड़े मिलते हैं, लेकिन सर और एक पैर नहीं मिलता है। अब पुलिस जब उन लाशों को जुटाती है और जुटाने के बाद देखती है, तो ये तो पता चल जाता है ये महिला है, लेकिन ये महिला कौन है, कहाँ की रहने वाली है। फिर उसके बाद पुलिस उस जितने भी चेन्नई में पुलिस स्टेशन होते हैं, सब जगह ये मैसेज भिजवाती है कि कोई भी अगर जानता हो कहीं पे मिसिंग का केस हो, कुछ ऐसा चीज़ है, तो बताए। और एक लाश ऐसे-ऐसे मिला है, लेकिन कुछ भी पुलिस को नहीं मिल रहा होता। पुलिस जाँच कर रही होती है। धीरे-धीरे फिर पुलिस को ये मालूम चलता है कि जहाँ पे पहली बार हाथ और कुछ मिले थे टुकड़े, जो डंपिंग यार्ड रहता है, वहाँ पे अच्छे से ढूँढा जाए। उसके बाद लगभग 10,000 टन कचरे को इधर-उधर कर दिया जाता है। फिर बाद में जाके वो सर नहीं मिलता, क्योंकि सर मिल जाता तो शनाख्त हो जाता। अब जो वहाँ का राजीव गांधी जनरल हॉस्पिटल रहता है, उसी में मोर्चरी में इस लाश को, टुकड़े को, सब चीज़ को रख दिया जाता है और पुलिस जांच पड़ताल कर रही होती है। तभी एक दिन जो डंपिंग यार्ड के पुलिस स्टेशन जो वहाँ पे होता है, वहाँ पे घुट्टी-गट्टी पुलिस स्टेशन से एक फ़ोन आता है और कहते हैं कि कुछ दिन पहले एक यहाँ पे एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें एक महिला की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया गया है, जिसकी उम्र 30 से 35 साल की उम्र बीच में है। अब इसके बाद तुरंत इतना बात सुनना रहता है कि जो पुलिस वाले रहते हैं वहाँ पे जाते हैं, और जाने के बाद वहाँ पे जो एड्रेस दिया रहता है, जिस महिला का एड्रेस दिया रहता है, उस महिला के घर जाते हैं। और महिला के घर जाने के बाद महिला से पूछते हैं, महिला सब चीज़ बताती है कि उनकी बेटी 19 जनवरी से गायब है और मेरे घर पे आई थी, मेरे दामाद कहते हैं, और उसके बाद वो मिली नहीं, कहाँ चली गई। अब उसके बाद उस महिला को लिया जाता है। तभी एक पुलिस वाला कहता है कि उस लड़की के हाथ पे एक टैटू था, मैं कैसे भी बहुत मुश्किलों से देखा था, तो चलिए उस टैटू से देख लेंगे और पता चल जाएगा कि क्या ये वही महिला है। और जो लेडीज़, जो महिला रहती हैं, जो रिपोर्ट लिखवाई रहती हैं, उसमें लिखा रहता है उनकी बेटी का नाम संध्या रहता है। अब पुलिस जाती है और मोर्चरी में जब वो हाथ का टैटू दिखाती है, तो महिला, बुजुर्ग महिला रोने लगती है। रोने तो कहती है कि ये मेरी बेटी का है। अब बाद में उनसे पूछा जाता है, ये बताइए आपकी बेटी रहती कहाँ थी, किसके साथ में उसकी शादी हुआ था। सब वो कहानी बताती है कि 19 जनवरी से मेरी बेटी गायब हो गई है, और मेरा जो दामाद है वो कहता है कि घर से गई, वापस कभी आई नहीं। फिर पुलिस उस दामाद के बारे में पता करती है, जिसका नाम बालकृष्ण रहता है, जो एक प्रोड्यूसर रहता है, जो तमिल फिल्मों में काम किया करता था, यानी कि फिल्म बनाया करता था। अब सबसे पहले पुलिस ये जांच करती है कि क्या जो 19 जनवरी से जो पत्नी गायब है, उसके लिए रिपोर्ट पति ने लिखवाया है कहीं गुमशुदगी का, तो कहीं भी किसी भी पुलिस थाना में कोई रिपोर्ट नहीं रहता। पुलिस को शक हो जाता है। ये लोग जाते हैं और बाल कृष्ण को उठा लेते हैं पुलिस वाले। उठाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करते तो कहता है मुझे मालूम नहीं है, और मेरे घर से वो चली गई थी, उसके बाद वो कहाँ गई, क्या उसके साथ में, मेरे को क्या मालूम।
अब पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो भाई सामने से मान नहीं रहा था। उसके बाद जब कुछ सीसीटीवी कैमरे 19-20 के देखे जाते हैं, तो देखा जाता है जो बालकृष्ण है, जिस पॉलीथीन कवर में ये लाश के टुकड़े मिले थे, उसी पॉलीथीन कवर के वो कहीं लेके जाता था, मतलब उसके साथ में देखा गया था। उसके बाद घर में भी 1-2 पॉलीथीन उसी कलर के मिलते हैं। अब पुलिस वाले उसको ऑफिशियली अरेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद उससे सख्ती से पेश आते हैं। उसको कहते हैं देखो सच्चाई बता दोगे तो कम पूछताछ करेंगे, तुमको कम प्रॉब्लम होगी। उसके बाद बालकृष्ण एक कहानी सुनाता है, जो प्रोड्यूसर रहता है, कहता है कि मैं फिल्में बनाया करता था। सन 2002 की बात है, जब ये संध्या नाम की एक लड़की थी, जब उस टाइम आई थी फिल्मों में काम करने, तो मेरे से उससे मुलाकात हुआ। मुलाकात होने के बाद दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार होने के बाद हम लोगों ने शादी कर लिया। जो सन 2002 की बात रहता है। उसके बाद इसने कई फिल्में बनाई, जो फिल्में फ्लॉप हो गई, और उसके बाद शादी करने के बाद जो संध्या रहती वो भी इसके साथ में रहने लगी। लेकिन बाद में संध्या ये देखी कि पति का काम अच्छा से नहीं चल रहा, तो सोची फिर से मैं आजमाती हूँ, फिल्मों में कहीं कुछ रोल मिल जाओ। पहले भी कई फिल्मों में थोड़ा बहुत रोल उसको मिलता था, वो काम की थी। अब इसके लिए फिर से वो फिल्मों को लाइन में फिर से निकल जाती है, किसी प्रोड्यूसर से मिलती है, किसी डायरेक्टर से मिलती है। तो ये बात बालकृष्ण को बहुत गुस्सा आता था, इसके लिए उनसे झगड़ा भी हमेशा होता था। और एक दिन झगड़ा इतना हो जाता है कि जो संध्या रहती है अपनी माँ के घर चली जाती है। अब 2 बेटे भी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उन लोगों को छोड़ के अब बालकृष्ण और परेशान हो जाता है। उसके बाद अपने बच्चों को अपने भाई के घर छोड़ देता है। अब इधर जो संध्या रहती है वो और जगह फिल्मों में और प्रोड्यूसर लोग से मिलती थी जुलती थी, 1-2 जगह उसको काम भी मिल गया। अब ये बात जब बालकृष्ण को पता चली तो वो उस पर शक करने लगा, क्योंकि वो खुद प्रोड्यूसर था, फिल्में बनाया करता था, तो उसको भी मालूम था कि किसी महिला को, किसी लड़की को जब कहीं पर काम मिलता है तो भाई फ़ायदा उठाने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, फ़ायदा उठाने के बाद ही काम देते हैं। तो वो अब अपनी पत्नी पर, संध्या पर शक करने लगा। वो उसको मना करता कि तुम ये सब काम मत करो, लेकिन वो सुनती नहीं थी। और उसके बाद एक दिन बालकृष्ण अपनी पत्नी को फ़ोन करता है, संध्या को, और कहता है कि देखो मैं तुम पे गुस्सा नहीं करूँगा, तुमसे झगड़ा नहीं करूँगा, अगर तुम चाहो तो तुम आके मेरे साथ में रह सकती हो और हम लोग अच्छे से रहेंगे। 19 जनवरी 2019 को अपने घर आती है संध्या, इस ये सोच के कि उसका पति बदल गया होगा। लेकिन जैसे घर आती है, घर आने के बाद फिर से झगड़ा होने लगता है। लेकिन उसके बाद जो बालकृष्ण रहता है, पहले से सोचा रहता है, तुरंत उसका गला घोट का मर्डर कर देता है। और बच्चे पहले से ही भाई के घर रहते हैं। उसके बाद जाता है मार्केट, वहाँ से एक हथियार लेकर आता है तेज, और पॉलीथीन कुछ कवर भी लेके आता है। उसके बाद लाश के टुकड़े करता है और उसके बाद 19-20 को वहाँ के अलग अलग इलाके में लाके फेंक देता है। और उसके बाद 21 तारीख को डंपिंग यार्ड से वो लाश के टुकड़े मिलते हैं जो उस कवर में रहते हैं। तो पूरी कहानी वो सुना देता है, अपना सच्चाई बता देता है। फिर पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, और अरेस्ट करने के बाद सोच सकते हैं जो एक फिल्में बनाने वाला था वो भी शक की वजह से अपनी पत्नी का कत्ल कर देता, अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचता है। और ये 19 का मामला अभी 25 आ गया, 6-7 साल हो गया, आज तक संध्या का जो सर रहता है वो मिलता नहीं है। उससे पूछा भी जाता है, वो बताता है कि मैंने डंपिंग यार्ड में ही फेंका था। फिर बाद में पुलिस वाले बहुत से मजदूरों को लेकर वहाँ पे खोजी बीन भी किए, लेकिन नहीं मिला। तो अफसोस से तब मिलेगा नहीं, लेकिन आज भी एक केस लोअर कोर्ट में चल रहा है। तो बहुत जल्द इसका फैसला आने वाला है। तो देखिए अब बालकृष्ण को कितने साल की सजा होती है और क्या और कितना दिन ये केस चलेगा। तो यही थी कहानी चेन्नई की, जहाँ पे एक प्रोड्यूसर ने अपनी पत्नी पर शक करने के बाद अपने पत्नी का कत्ल कर देता है। लेकिन उसको सच्चाई अभी पूरा मालूम भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो खुद काम करना चाहती थी, उसकी भी जिंदगी थी, और ये सोच रही होगी कहीं अपने पति का हेल्प करूं, लेकिन एक शक की वजह से वो अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है। तो कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना अपनी कहानियों के माध्यम से। तो अगर मेरे को बोलने में कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।